ओके, आज हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, ठीक है। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? अ बॉडी, बेसिकली आप इसको कॉज एंड इफेक्ट लॉ कह सकते हो, ठीक है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है ये, इफ अ बॉडी is at rest, it will remain at rest unless an external force is applied on it. Unless external force is applied on it. Similarly, if a body is moving in a straight line, it will keep moving. In the same direction with the same velocity unless external force is applied. In the same direction with the same velocity unless external force is applied. ठीक है, तो whether a body is at rest, तो एक तो हमने कहा body is at rest, और whether the body is moving, इन दोनों को ही हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मोशन क्या है जब बॉडी एट रेस्ट है? स्टेट ऑफ मोशन ये है कि वो रेस्ट पर है। स्टेट ऑफ मोशन क्या है जब बॉडी इज मूविंग है? ये मूविंग। तो न्यूटन्स लॉ को कैन बी स्टेटेड इन अनदर मैनर कि state of motion of body remains same unless you apply external force. State of motion of a body remains same unless you apply external force. ठीक है, तो बड़ा ही ऑब्वियस सा है। तो इसको मैं कभी कभी इस तरह से बोलता हूँ कि कुछ करोगे तो कुछ होगा, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करोगे तो जो जैसा है वैसे वैसा रहेगा। ठीक है, तो जो स्टेट ऑफ मोशन है वो वैसे ही रहेगी, उसको चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक कॉज एंड इफेक्ट करके लॉ है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो फोर्स इज द कॉज और इफेक्ट क्या है? वेलोसिटी चेंज होना, करेक्ट। तो फोर्स होगा तो चेंज इन वेलोसिटी होगी, फोर्स नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। या रेस्ट पर है तो फोर्स होगा तो मूव करना स्टार्ट करेगा, फोर्स नहीं होगा तो मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब दो कंसेप्ट इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल डिस्कस कर लें इसका, कि जैसे कि सपोज करो एक बॉडी है, 2 kg का मास है। ठीक है, ये मास 2 kg का है, अभी रेस्ट पर है। ठीक है, अब ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब तक इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, न्यूटन्स लॉ जैसे फर्स्ट लॉ है, बहुत ऑब्वियस लगता है, लेकिन जब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती है तब हमें लॉ की इंपॉर्टेंस पता लगती है। इसलिए वी शुड नॉट टेक एनी लॉ फॉर ग्रांटेड। ठीक है, तो चीज़ें बहुत सिंपल ऑब्वियस लगती हैं, बट जब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं तो ये लॉ बहुत हेल्प करते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा कि ठीक है, बॉडी रेस्ट पर है, फोर्स लगाओगे तो मूव करेगी, फोर्स नहीं लगाओगे तो मूव नहीं करेगी। ठीक है, अब अगर एक बॉडी मूव कर रही है, सपोज यही 2 kg बॉडी थी, ये मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब ये भी बात सही है कि इस पर फोर्स लगाएंगे, सपोज कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है,
तो अगर इस पर फोर्स नहीं लगाओगे तो 2 kg बॉडी 10 मीटर्स पर सेकंड से टुवर्ड्स राइट मूव करती रहेगी, ठीक है। तो दैट इज फर्स्ट लॉ। अच्छा, एक चीज़ हम ये देखें, इसको दूसरी तरीके से अगर देखते हैं, मान लो एक बॉडी थी, 2 kg की बॉडी थी, आपने इस पर फोर्स लगाया, रेस्ट पे थी इनिशियली, ठीक है, t=0 पे रेस्ट पे थी। तो हम ऐसे कहते हैं टाइम, जब से हमने टाइम मेजर करना शुरू किया वो रेस्ट पर थी, ठीक है। फिर हमने फोर्स लगाना शुरू किया इस पर, तो फोर्स लगाना शुरू किया तो अब इसका स्पीड इंक्रीज होना शुरू किया। तो सपोज करो हमने 5 सेकंड तक इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, ठीक है। तो और सम टाइम लेटर एट t=5 लेटर से, अब जब फोर्स लगाया था 5 सेकंड तक तो स्पीड इसकी इंक्रीज हो गई होगी, लेटर से t=5 सेकंड पे इसका स्पीड v था। अब अगर हम फोर्स रिमूव कर लेते हैं, सडनली हम जो फोर्स लगा रहे थे वो लगाना बंद कर देते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो दिस फ्लोर डजेंट ऑफर एनी फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर तो हम इस पर फोर्स लगाए, तो हमने क्या किया, इनिशियली फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने से या वेलोसिटी बढ़ने से तो थोड़े टाइम बाद कुछ स्पीड हो गई। अब अगर हम फोर्स लगाते रहते तो स्पीड बढ़ती रहती, लेकिन t=5 सेकंड पर हमने सडनली फोर्स हटा लिया, तो अब क्या बॉडी स्टॉप हो जाएगी? नहीं। इस समय स्टेट ऑफ मोशन क्या है? इस समय स्टेट ऑफ मोशन है कि ये v स्पीड से जा रहा है, तो अगर सडनली फोर्स हटा लिया तो ये स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन रहेगी, मतलब अब ये v स्पीड से ही कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होगा तो बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यू होगा, ठीक है। इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि जैसे ही हमने फोर्स हटा लिया सडनली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। नहीं, फोर्स हटाने से वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती है, फोर्स हटाने से स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होना बंद हो जाता है, ठीक है। फोर्स हटाने से स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होना, अब मुझे आधा हिंदी आधा इंग्लिश में होना बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। तो या फिर अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे when the force is removed, correct, whatever was the state of motion at the instant when force was removed, that state of motion continues. ठीक है, तो बात बड़ी सिंपल है, 5 सेंटेंस लगे इसको लिखने के लिए, पर बात बड़ी सिंपल है, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इनर्शिया का कंसेप्ट कभी लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अब इनर्शिया, सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज में इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि आप सुबह, है ना, सर्दी का मौसम है, आप सुबह उठना नहीं चाहते हैं, तो आप सो रहे थे तो आप सोने को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अलार्म बजा, आपने स्नूज़ कर दिया, आप सोने की जो आपकी स्टेट है, जो आराम चल रहा है, उसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। मतलब लाइफ जैसी चल रही है, कहते हैं ना कंफर्टेबल हो गए, तो लाइफ जैसी चल रही है वैसे चल रही है, इनर्शिया है, ठीक है। क्योंकि जैसा चल रहा है उसको कंटिन्यू रखने में कम एनर्जी लगी, चेंज करने में ज़्यादा एनर्जी लगी, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इनर्शिया वहाँ से आता है। तो इनर्शिया का मतलब क्या है? जो इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब है करीब करीब वही मतलब है। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? तो
अगर कोई बॉडी लेट अस से 2 kg की बॉडी है, ठीक है, और एक 4 kg की बॉडी है, अब मान लेते हैं दोनों पे 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। अब ये तो ऑब्वियस है किसको मूव करना ज़्यादा मुश्किल होगा, ऑफ कोर्स 4 kg ब्लॉक को, ठीक है। क्यों 4 kg ब्लॉक को मूव करना ज़्यादा मुश्किल है? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो मास रिप्रेजेंट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी, अरे ठीक से लिखा नहीं है यार, फिजिकल क्वांटिटी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मास इज इक्वल टू इनर्शिया, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज़्यादा है, दैट्स इट, ठीक है। तो लेट मी राइट हियर, अ बॉडी विच हैज़ more mass has more inertia of rest। बढ़िया, ठीक है। which basically means that when a force is applied, the body with higher mass is more difficult to move compared to body with smaller mass, ठीक है। तो अब हम इसको एक सेंटेंस में बोला हो तो ऐसे बोल सकते हैं, how difficult it is to move a body which is at rest। This is measure of inertia of rest। तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है उसको मूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम कहते हैं उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज़्यादा है। सिंपल, ठीक है। और मास, तो बेसिकली हमने टोटल क्या कंक्लूजन निकाला, द बॉडी विच हैज़ मोर मास हैज़ मोर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब ये चीज़ और क्लियर होगी जब हम इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई कैन से दैट इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय mass of the body, ठीक है, and more is the mass of the body, more is the inertia of rest of the body, more difficult it is to start the body, ठीक है। ओके, अब आते हैं inertia of motion पर। तो जैसे हमने कहा था कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय मास, तो इनर्शिया ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय मोमेंटम। इनर्शिया अरे यार, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय मोमेंटम। तो अगर हम पूछना चाहें कि भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो मास था ना, इनर्शिया ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय मोमेंटम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय मास, हम पहले ही बोल चुके हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय नॉट मास बट मोमेंटम। अब उसके लिए अभी मोमेंटम को डिफाइन करना पड़ेगा, वो भी करते हैं। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अभी और बताते हैं इसको। तो
इनर्शिया ऑफ मोशन अगर कोई कहे कि एक लाइन में बताइए कि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, तो आप कहोगे हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्टॉप अ बॉडी विच इज मूविंग, या ये कह लगे ना, मतलब ठीक है, और शॉर्ट में लिखते हैं तो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू स्टार्ट अ मूविंग बॉडी, है ना, इट इज़ टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ये चीज़ है, इट इज़ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं 1 सेकंड को मोमेंटम पर। तो हमने कहा कि जितना बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा उतना ही इनर्शिया ऑफ मोशन ज़्यादा होगा। तो 1 सेकंड पर आ जाते हैं, मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम का सिंबल होता है, सिंबल हम लेते हैं P, और ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, और इसको डिफाइन करते हैं P बार इज इक्वल टू M इंटू V बार, बार मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो M है स्केलर क्वांटिटी, V है वेक्टर क्वांटिटी, तो P वेक्टर क्वांटिटी हुई, और P की डायरेक्शन वही होगी जो V की डायरेक्शन होगी। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, its direction is same as the direction of velocity. ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओके, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू, अब हम जो इनर्शिया ऑफ मोशन है उसका हम एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक रियल प्रॉब्लम लेते हैं कि सपोज़ करो अगर आपसे बोला जाए कि एक बॉडी है जो कि 2 kg की है और वो ट्रैवल कर रही है 20 मीटर्स पर सेकेंड से, ठीक है, और मान लीजिए एक दूसरी बॉडी है वो 5 kg की है, ठीक है, और ये ट्रैवल कर रही है 8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, के वेलोसिटी से, ठीक है। अब बोला जाए दोनों ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, अब दोनों बॉडी पर को हम स्टॉप करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने दोनों पर इक्वल फोर्स लगाया, दोनों पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या दोनों को, इज इट इक्वली डिफिकल्ट टू स्टॉप दीज टू बॉडीज। अब जैसे कि हमने बोला कि इनर्शिया ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय मोमेंटम, अरे यार राइटिंग सब गड़बड़ हो रहा है। ओके, इनर्शिया ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय मोमेंटम। तो हमने कहा था अगर इनर्शिया ऑफ मोशन, जिस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है उसका इनर्शिया ऑफ मोशन ज़्यादा है। अगर दो बॉडीज़ का मोमेंटम सेम है तो उनका इनर्शिया ऑफ मोशन सेम है, और इनर्शिया ऑफ मोशन सेम है मतलब इट इज़ इक्वली डिफिकल्ट टू स्टॉप देम, ठीक है। इफ़ मोमेंटम, अब यहाँ पर देखो मोमेंटम पहली बॉडी का कितना हुआ, इसके मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी कितनी थी इसकी 20, मास कितना था 2 इंटू 20, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, ओ माय गुडनेस, मोमेंटम लिखना इतना लंबा लगता है ना। मोमेंटम लेट अस से हम P लिख देता हूँ मैं, P फॉर द फर्स्ट बॉडी, P रिप्रेजेंट्स मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, कितना है 20 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, यही तो है ना, नहीं 2 kg इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, उल्टा ले लिया, 2 kg इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, ये है मोमेंटम फॉर द फर्स्ट बॉडी। ये कितना हुआ
40 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं मोमेंटम फॉर सेकेंड बॉडी, ये कितना हुआ, ये हुआ 5 kg इंटू 8 मीटर पर सेकेंड, 5 इंटू 8 अगेन 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम है, तो दोनों का इनर्शिया ऑफ मोशन सेम होगा। as momentum of the two bodies is same, it means their inertia of motion is same, and that means it is equally difficult to stop them. That means अगर दोनों पे इक्वल फोर्स लगाया जाएगा तो दोनों को स्टॉप करने में इक्वल टाइम लगेगा। That means if equal force is applied to both the bodies, then they will take equal time to stop. ठीक है, तो ये मतलब होता है इनर्शिया ऑफ मोशन का। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन हमने समझ लिया। अगर हम एग्जैक्टली निकालना चाहें कि कितना टाइम लगेगा स्टॉप करने में, तो उसके लिए हमें न्यूटन सेकंड लॉ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आगे आता है, इसलिए हमने उसको अभी डिस्कस नहीं किया है। पर जब हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे तो हम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि दे विल टेक इक्वल टाइम टू स्टॉप। तो उन लोगों के लिए जिनको एक्सेलरेशन क्या होता है ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो उनके लिए हम डिस्कस कर देते थे कि कैसे दोनों को इक्वल टाइम लगेगा। एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास। फोर्स पहली बॉडी के लिए फोर्स 10 मास 2, 10/2 फोर्स बाय मास की वैल्यू एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी हर सेकेंड डिक्रीज करेगी 5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। 20 है वेलोसिटी, हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज कर रही है, तो बेसिकली 20 से 15 हुई, 15 से 10 हुई, 10 से 5, 5 से 0, 4 सेकेंड में पहली वाली बॉडी स्टॉप हो जाएगी। दूसरी बॉडी पे आइए, दूसरी बॉडी का मोमेंटम कितना है, अगेन 40 है। ठीक है, तो फोर्स बाय मास कितना है, 10/2, 10/5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिसलरेशन है। फोर्स बाय मास इज एक्सेलरेशन, बट चूंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो डिसलरेशन हो गया, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस पर सेकंड बाय 2 मीटर्स पर सेकंड। अब 8 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी है, हर सेकंड 2 मीटर्स पर सेकंड से डिक्रीज करेगी, तो 4 सेकंड में बॉडी स्टॉप हो जाएगी। तो दोनों को स्टॉप करने में इक्वल टाइम लगा। क्यों? क्योंकि दोनों में इनर्शिया ऑफ मोशन सेम था। क्यों? क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम था, है ना। गिवन द सेम फोर्स अप्लाइड टू बोथ द बॉडीज, दे विल टेक equal time to stop because both the bodies have equal inertia of motion because both the bodies have equal momentum. ठीक है, so ये था inertia of motion. अगर समझ में नहीं आया है तो let me know, पर मुझे लगा है कि I have tried to make it more than clear, है ना। तो inertia of मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कंसेप्ट इस वीडियो के बाद एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है।